Welcome to part 2 of my video on the synthetic glucocorticoids. In the part 1, I classified the synthetic glucocorticoids into 3 classes based on the onset of action and the duration of action. We basically started with the short-acting glucocorticoids, which were prototyped by hydrocortisone. Then we proceeded to the intermediate-acting glucocorticoids, prednisolone, and methylprednisolone. And lastly, we talked about the long-acting glucocorticoids, which include dexamethasone and betamethasone. I emphasized a very important point, which is also demonstrated in this table, the fact that as we go from the short-acting to the long-acting glucocorticoids, the potency increases dramatically. ठीक है ना? This is very important when we will be talking about the clinical indications of the long-acting glucocorticoids. Further, we talked about the clinical indications, the fact that hydrocortisone can be given orally, intravenously, and topically. And hydrocortisone is given topically to treat certain common skin conditions like dermatitis. ठीक है? And the IV indication of hydrocortisone is very important. It is used in the management of Addisonian crisis, which is acute adrenocortical insufficiency. Acute adrenocortical insufficiency में एकदम से जो hormonal products होते हैं ना adrenal cortex के, they fall to zero or to amounts which are not enough to maintain the body. तीनों hormonal lines, the glucocorticoids and the mineralocorticoids and the androgens, ठीक है, तो एकदम से levels कम हो जाते हैं and this crisis can be fatal very quickly. So a short-acting glucocorticoid is indicated, which is IV intravenous hydrocortisone, ठीक है, used for the management of acute adrenocortical insufficiency. जब patient stabilize हो जाता है तब IV hydrocortisone को आहिस्ता आहिस्ता 5 day के पीरियड में टेपर किया जाता है टू मेंटेनेंस डोज, ठीक है ना, बिकॉज इस बंदे को एक बार एडिसोनियन क्राइसिस हुआ है ना तो इट इज़ नॉर्मली सुपर इम्पोज्ड ऑन क्रॉनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी. ऐसा नहीं होता कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए. व्हाट अबाउट ओरल हाइड्रोकॉर्टिसोन? ओरल हाइड्रोकॉर्टिसोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ एडिसोनियन डिजीज़. Addisonian disease, chronic adrenocortical deficiency, it is not to be confused. You should not confuse it with Addisonian crisis, which is altogether different. ठीक है? So I'll basically represent this. ये Addisonian crisis के लिए oral दी जाती है for Addison disease. These are very different things. ठीक है? आपने कभी भी कोई लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इस्तेमाल नहीं करना एडिसन डिजीज़ की मैनेजमेंट के लिए. अच्छा, सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं दे डू हैव सम मेजर ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी एंड देयरफॉर दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन द बीपी. सो हाइड्रोकॉर्टिसोन के लिए ये बात करेक्ट है. इसकी भी ऑलमोस्ट उतनी ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है जितनी उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, ठीक है. लेकिन इसके बावजूद एडिसन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए आप ओरल हाइड्रोकॉर्टिसोन तो देते हैं, लेकिन साथ में आप एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी देते हैं. वरना इट इज़ नॉट सफिशेंट. वो कौन सा आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड देते हैं? सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, इसका नाम आपको याद रहना चाहिए. इट इज़ गिवन ओरली, इट इज़ नॉट गिवन इंट्रावीनसली, ठीक है. ये सिर्फ आप ओरली दे सकते हैं. ये ओरल फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होता है, इंट्रावीनस फॉर्मुलेशन में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है. इसके बाद में वी टॉक्ड अबाउट द इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. इनका इस्तेमाल ना मोस्टली बिकॉज ऑफ द एंटी इन्फ्लेमेटरी यूटिलिटी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एस्थमा, ऐसी चीज़ों के लिए आप इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट अबाउट द लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? मैंने एक्सप्लेन किया था बीटामेथासोन वाला पॉइंट. जो बात मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ वो ये है कि ये जो लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ना, इनकी सबसे ज़्यादा पोटेंसी होती है. एंड जितना ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पोटेंट होता है ना, उतना ज़्यादा वो ACTH को सप्रेस करता है, ठीक है. सो डेक्सामेथासोन, बिकॉज इट इज़ हाईली पोटेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर द ओवरनाइट ओरल डेक्सामेथासोन टेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है. इसके अलावा डेक्सामेथासोन का सप्रेशन इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया. एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है विच कैन लीड टू दिस कंडीशन. नॉर्मली ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में, विच इज़
part of the enzymatic pathway which leads to the synthesis of cortisol. तो जिन लोगों में ये डेफिशिएंसी होती है 21, जिन बच्चों में, जिन फीटसेस में ये डेफिशिएंसी होती है ना 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी ऑफ कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, ठीक है। तो उनमें दो बातें होती हैं, एक तो कॉर्टिसोल नहीं बन रहा होता विच इज़ ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक, दूसरा ये है कि जब कॉर्टिसोल नहीं बनता तो ACTH के लिए नेगेटिव फीडबैक नहीं होती, ACTH के लेवल्स बढ़ते हैं और ACTH के लेवल्स बढ़ने की वजह से जो कॉर्टिसोल पाथवे है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी ACTH ज़्यादा बन रहा होता है बिकॉज देयर इज़न्ट इनफ कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव फीडबैक होनी थी और ACTH के लेवल्स नॉर्मल होते हैं। जब ACTH ज़्यादा होता है तो जो स्टार्ट वाले एंजाइमेटिक स्टेप्स हैं ना वो स्पीड अप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली दिस कैन नॉट कंपनसेट फॉर द एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी बिकॉज पीछे प्रिकर्सर्स जमा होते रहते हैं लेकिन दे स्टिल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक कॉर्टिसोल। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सम ऑफ दीज प्रिकर्सर्स जो कि पीछे जमा हो रहे हैं ना और लार्ज अमाउंट्स में बन रहे हैं कंपेयर टू नॉर्मल, वो एंड्रोजन पाथवे की तरफ गलती से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में बनने लगते हैं। दिस लीड्स टू विरलाइजेशन ऑफ द फीमेल फीटस, ठीक है। जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो अगर इफ़ अ मदर इज़ प्रेग्नेंट विद समवन विद सस्पेक्टेड कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया तो उसे डेक्सामेथासोन दिया जाता है ताकि ACTH को सप्रेस किया जा सके, ताकि विरलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, सो विल राइट दिस डाउन, ठीक है। सो डेक्सामेथासोन की इंडिकेशन होती है इन अ फीटस और अ प्रेग्नेंट फीमेल whose child has a suspected genetic defect which forms part of congenital adrenal hyperplasia। उसको हम हाइपरप्लेसिया क्यों कहते हैं बिकॉज जाहिर सी बात है जब कॉर्टिसोल नहीं होता और ACTH की ओवर सिक्रेशन होती है तो इट लीड्स टू हाइपरप्लास्टिक चेंजेस इन द एड्रिनल ग्लैंड। एंड जब हाइपरप्लास्टिक चेंजेस होती हैं तो ज़्यादा प्रिकर्सर्स बनते हैं कॉर्टिसोल के, जो कि कॉर्टिसोल पाथवे की तरफ तो नहीं जा सकते बट एंड्रोजन पाथवे की तरफ चले जाते हैं, लीडिंग टू विरलाइजेशन ऑफ द फीमेल फीटस, ठीक है। तो एक इंडिकेशन क्या हुई, प्रिवेंट विरलाइजेशन या जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ of female fetus as part of congenital adrenal hyperplasia, ठीक है। दिस इज CAH, उसकी बाकायदा एक एक्रोनिम है which stands for it। So ये एक इंडिकेशन है डेक्सामेथासोन की which is a very important indication। बीटा मेथासोन की हम बात कर चुके हैं कि वो फीटल सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये कब इंडिकेटेड होता है, मदर में बीटा मेथासोन दिया जाता है when it is suspected कि she will give birth prematurely before 34 weeks of gestation और हो सकता है कि बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप कर ले, तो डिलीवरी से पहले ही मदर को बीटा मेथासोन दिया जाता है ताकि वो बीटा मेथासोन प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके बच्चे में चला जाए और बच्चे की फीटल सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन को स्पीड अप करता है। ये सारी बातें ना इन डिटेल लिखी हुई हैं क्या कहते हैं बिग कैटरिंग में, लेकिन पढ़ना मुश्किल होता है। तो आई फील लाइक कि जिस डिटेल में मैंने बताया ना इट इंक्लूड्स ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स एंड इवन सम ऑफ द माइनर वंस व्हिच आर नीडेड फॉर क्लैरिफिकेशन सेक। 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज माइट बी द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट बट इट इज़ नॉट द ओनली वन, ठीक है। लेकिन इम्प्लीकेशन सारों में एक ही जैसी होती हैं। सिमिलरली कुशिंग सिंड्रोम में क्यों ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, बिकॉज कुशिंग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट स्पेशली इफ द प्रॉब्लम इज अ ट्यूमर इज ऑफन टाइम्स एड्रेनलेक्टमी, तो फिर जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ जाती है सप्लीमेंटेशन की। अच्छा, हमारे पास एक और इंडिकेशन है विच इज़ प्राइमरी जनरलाइज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेजिस्टेंस, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो होते हैं लेकिन उनका इफेक्ट नहीं हो रहा होता एक जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से ACTH के लेवल्स बढ़ते हैं। ACTH के लेवल्स बढ़ने की वजह से कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब कॉर्टिसोल तो कोई इफेक्ट कर ही नहीं सकता ना बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, लेकिन क्योंकि एल्डोस्टेरोन के लेवल्स इरोनियसली बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्यों एल्डोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ेंगे, हमने इनिशियली कहा था कि ACTH सिर्फ कॉर्टिसोल को रेगुलेट करता है। पॉइंट ये ना कि ACTH बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कॉर्टिसोल अपना काम नहीं कर पा रहा और पीछे कॉर्टिसोल के प्रिकर्सर्स जमा हो रहे हैं, तो सम ऑफ देम इनेविटेबली गो इनटू द एल्डोस्टेरोन पाथवे और द एंड्रोजन पाथवे। तो इनडायरेक्टली एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस बढ़ जाती है एंड वी नो जब एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस हो जाती है abnormally हाई तो इट लीड्स टू हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरटेंशन। तो इस केस में भी आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसी मकसद से देते हैं कि ACTH को सप्रेस किया जाए ताकि ये एल्डोस्टेरोन कम बने, ताकि जो रूट कॉज है ना हाइपरटेंशन की, जो रूट कॉज है हाइपोकैलेमिया की और जो रूट कॉज है
क्या कहते हैं एंड्रोजन ओवर प्रोडक्शन की, वो उधर ही आप रोक सकें। ठीक है, तो इस केस में भी आप डेक्सामेथासोन देते हैं, और क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू सप्रेस ACTH। ठीक है, अब मैं कुछ बातों को रिपीट करूँगी। रिपीट करने का यही मकसद है कि आपको ये बातें जहन में बैठ जाएँ एंड आपको भूले ना। तो जो क्लिनिकल इंडिकेशंस होती है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, आप वाइडली डिवाइड कर सकते हैं इनटू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट विच इज़ इंडिकेटेड इन एक्यूट adrenocortical insufficiency and is basically fulfilled via the administration of IV hydrocortisone, and for chronic adrenocortical insufficiency aka Addison's disease, which is fulfilled via administration of oral hydrocortisone. The second major indication है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की is because of its anti-inflammatory and anti-immune responses. इसमें आप generally speaking intermediate acting glucocorticoids का इस्तेमाल करते हैं like prednisone, prednisolone and methylprednisolone. एंड जो थर्ड मेजर इंडिकेशन है ना इज़ टू सप्रेस ACTH। और ACTH को सप्रेस करने की कब ज़रूरत पड़ती है? डायग्नोस्टिक पर्पजेज से, व्हेन यू आर कैरिंग आउट द ओवरनाइट डेक्सामेथासोन टेस्ट। एंड ACTH को सप्रेस करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब एक्सेसिव ACTH बन रहा है लेकिन कॉर्टिसोल नहीं बन पा रहा, एंड प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो प्रिकर्सर ज़्यादा बन रहे हैं ACTH की स्टिमुलेशन की वजह से वो एंड्रोजन पाथवे या अल्डोस्टेरोन पाथवे में जा रहे हैं। तो ये थर्ड क्लिनिकल इंडिकेशन है, और इसके लिए वी यूज़ अ लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिकॉज उनकी वो सबसे हाईएस्ट पोटेंसी वाले होते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा सप्रेसिंग एबिलिटी होती है। अब हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स को।